हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक्सपेक्टेड पेपर करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों अभी तक हमने आपको 10 एक्सपेक्टेड पेपर करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाली है। आज हम करने वाले हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 11 के सारे क्वेश्चन और हम इसमें बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 11 के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, रेखाओं को किसके द्वारा वर्गीकृत किया जाता है? बताइए, रेखाओं को किसके द्वारा वर्गीकृत किया जाता है? संख्याओं के द्वारा, रंगों द्वारा, अक्षर वर्गीकरण द्वारा या फिर लंबाई के द्वारा? दोस्तों, रेखाओं को जो है अक्षर वर्गीकरण के द्वारा क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब पूरी वस्तु को नहीं दिखाया जाता है तो अंतराल के लिए किस रेखा का उपयोग किया जाता है? जब हमको पूरी वस्तु को नहीं दिखाना है तो अंतराल के लिए किस रेखा का उपयोग किया जाता है? प्रकार बी का किया जाता है, प्रकार सी का किया जाता है, प्रकार ई का किया जाता है या फिर प्रकार जी का? तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं प्रकार सी का। किसका? सी प्रकार की रेखा का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्र रेखा के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग होता है? बताइए, केंद्र रेखा के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, केंद्र रेखा के लिए जी प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की? जी प्रकार की। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पैटर्न की किसी बिंदु या रेखा के सापेक्ष पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो किसी पैटर्न की किसी बिंदु या रेखा के सापेक्ष पुनरावृत्ति जो है ये कहलाती है हमारी क्या? सममिति। क्या कहलाती है? सममिति कहलाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो तल HP और VP दोनों के लंबवत होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, जो तल HP और VP दोनों के लंबवत होता है उसे क्या बोलते हैं? AVP बोलते हैं, AIP बोलते हैं, प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं या फिर ग्राउंड प्लेन बोलते हैं? तो जो तल HP और VP दोनों के लंबवत होता है उसे हम बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन। क्या बोलते हैं? प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कारखाने की आंतरिक आपातकालीन योजना का क्या उद्देश्य है? तो कारखाने की आंतरिक आपातकालीन योजना का क्या उद्देश्य है बताइए? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो कारखाने की आंतरिक आपातकालीन योजना का उद्देश्य होता है फैक्ट्री के अंदर इमरजेंसी को नियंत्रित करना और पुनर्वास देना। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नियर मिस इंसिडेंट का क्या अर्थ है? नियर मिस इंसिडेंट का क्या अर्थ होता है बताइए? तो नियर मिस इंसिडेंट का अर्थ होता है खतरे से परिचित होकर भी बाल बाल बच जाना। क्या होना? खतरे से परिचित होकर भी बाल बाल बच जाना नियर मिस इंसिडेंट का अर्थ है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य रूप से कितने कार्य होते हैं? बताइए, प्राथमिक चिकित्सा जो है इसके मुख्य रूप से कितने कार्य होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं? दोस्तों, प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं? 3 कार्य होते हैं। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विस्फोट के खतरे को दर्शाने वाला सुरक्षा चिन्ह किस आकार का होता है? जो विस्फोट का खतरा होता है इसको दर्शाने वाला सुरक्षा चिन्ह किस आकार का होता है? गोलाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, वर्गाकार होता है या फिर आयताकार होता है? तो दोस्तों, विस्फोट के खतरे को दर्शाने वाला सुरक्षा चिन्ह जो है ये त्रिभुजाकार आकार का होता है। किस आकार का? त्रिभुजाकार आकार का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर्मचारियों को आने वाले खतरों के बारे में तुरंत जानने का अधिकार किस धारा द्वारा दिया गया है? तो कर्मचारियों को आने वाले खतरों के बारे में तुरंत जानने का अधिकार जो है ये दिया गया है धारा 41H और 111 के तहत। किसके? धारा 41H और धारा 111A के तहत जो है कर्मचारियों को आने वाले खतरों के बारे में तुरंत जानने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो बताइए, वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि समय विस्थापन ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है तो वस्तु का वेग क्या होगा?
बताइए समय विस्थापन ग्राफ में समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है तो वस्तु का वेग क्या होगा, अनंत होगा, एक समान होगा, शून्य होगा या फिर असमान होगा। तो दोस्तों जब भी समय विस्थापन में ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है तो वस्तु का वेग जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित की जाती है तो उसकी गति क्या कहलाती है। तो जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित की जाती है तो उसकी गति को हम बोलते हैं क्या, प्रक्षेप्य गति। क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोनार में प्रयुक्त तरंगे कौन सी है, बताइए सोनार में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार में जो है पराश्रव्य यांत्रिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरती है और टकराकर 5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछलती है। यदि फर्श के साथ गेंद का संपर्क 0.1 सेकंड था तो इस दौरान गेंद का औसत त्वरण क्या होगा। जी का मान हमको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों एक गेंद है जो कि 20 मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरती है और टकराने के बाद कितनी उछलती है, 5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछल जाती है। और फर्श के साथ गेंद का संपर्क समय कितना था, 0.1 सेकंड था। हमसे क्या पूछा है, औसत त्वरण पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टकराने से पहले का वेग निकाल लेते हैं, उसके बाद टकराने के बाद का वेग निकाल लेते हैं, फिर त्वरण निकाल लेंगे। तो टकराने से पहले का वेग जब निकालेंगे तो v बराबर हम जानते हैं अंडर रूट में क्या होता है, 2gh के होता है। क्या होता है, अंडर रूट में 2gh के। तो हम v1 निकाल लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में 2, g का मान कितना है 10 है और पहले ऊंचाई कितनी थी 20 मीटर थी, तो 20 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये टकराने से पहले का वेग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 10 दाम 2 दूनी 10 दूनी 20 और ये 20, तो 20 बाहर निकल जाएगा। तो टकराने से पहले जो वेग था वो कितना था, 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना था, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब टकराने के बाद का वेग, तो टकराने के बाद का वेग v2 निकाल लेते हैं अंडर रूट 2gh के द्वारा, 2gh। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2, g का मान कितना है 10 है और h कितना है 5 मीटर है। अब g का मान हम माइनस में लेंगे प्लस में लेंगे, माइनस में लेंगे क्योंकि टकराने के बाद गेंद ऊपर की ओर जाएगी, टकराने के बाद गेंद ऊपर की ओर जाएगी, तो g का मान किस में लेंगे अपन, माइनस में लेंगे। ठीक है, g का मान क्या लेंगे माइनस पे, इंटू h कितना है 5 है। तो ये कितना हो जाएगा 2 दाम 20, 20 पंचे 100, तो बाहर कितना आ जाएगा -10 बाहर निकल के आ जाएगा। कितना, -10 मीटर प्रति सेकंड। अब ये टकराने के पहले का वेग और टकराने के बाद का वेग निकल के आ गया हमारा। और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई टी के, v2 माइनस v1 बटे डिवाइडेड बाई टी के। तो v2 कितना है हमारा -10 है, v1 कितना है -20, माइनस ही आएगा ना, प्लस घटाना है तो ये तो प्लस में था v2 हमारा, v1 हमारा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई समय कितना है 0.1 सेकेंड है। कितना आएगा, ये आएगा -10 -20 डिवाइडेड बाई समय का मान कितना है 0.1। तो ये कितना हो जाएगा -30 डिवाइडेड बाई 0.1, पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 0। अब माइनस क्या है कि त्वरण जो है विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, इस वजह से माइनस का मान आया। त्वरण माइनस क्यों आया, त्वरण जो है विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, 300 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण का मान निकल के आएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यास्थ गुणांक का मान क्या होता है, बताइए। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यास्थ गुणांक का मान क्या होता है, 0 होता है, 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा होता है, फिर 1 के बराबर होता है। तो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यास्थ गुणांक का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्लियर, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है, बताइए। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है, तो ये होता है दोस्तों गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किया गया कार्य निम्न में से क्या हो सकता है। दोस्तों जो कार्य होता है वो क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, केवल ऋणात्मक होता है, केवल शून्य होता है, या फिर तीनों हो सकता है। तो किया गया कार्य जो है ना दोस्तों धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो तीनों ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। साधारण मनुष्य की सामर्थ्य लगभग कितनी होती है, एक साधारण मनुष्य है, इसकी सामर्थ्य लगभग कितनी होगी दोस्तों बताइए। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा।
तो साधारण मनुष्य की सामर्थ्य जो होती है दोस्तों वो होती है 0.05 एचपी से लेके 0.1 एचपी तक। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि वेग को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? एक वेग है दोस्तों, इसे हमको क्या करना है, आधा करना है। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv² के। यही तो होता है, मतलब जो गतिज ऊर्जा होती है वो v² के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अब बोला है वेग को आधा कर दो, तो वेग को आधा करेंगे तो वेग का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/4 गुनी होगी कि नहीं होती दोस्तों गतिज ऊर्जा, तो 1/4 गुनी ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक की कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं, यह किस नियम का उदाहरण है? कंबल है दोस्तों, इसे हम डंडे से पीटते हैं तो धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं, ये किस नियम का उदाहरण है? तो ये नियम है प्रथम नियम। किसका? प्रथम नियम का उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब लिफ्ट या एलिवेटर विराम अवस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार कैसा होता है? दोस्तों जब लिफ्ट या एलिवेटर विराम अवस्था में होते हैं तब व्यक्ति का आभासी भार जो होता है वो वास्तविक भार के क्या होता है, बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्रुवीय उपग्रह का आवर्तकाल लगभग कितना होता है? बताइए, ध्रुवीय उपग्रह है, इसका आवर्तकाल कितना होता है? तो ध्रुवीय उपग्रह का आवर्तकाल जो होता है ये होता है 84 मिनट। कितना होता है? 84 मिनट होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हवा में एक ठोस का भार 40 ग्राम है। जब इसे पानी में पूरी तरह डुबोया जाता है तो इसका आभासी भार 30 ग्राम प्राप्त होता है। ठोस का आयतन क्या है? पानी का घनत्व हमको दिया गया है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसको दो तरीके से बना सकते हो दोस्तों, या तो आप डायरेक्टली आयतन निकालना है तो एक काम करिए, ये कर लीजिए, हवा में भार माइनस पानी में भार डिवाइडेड बाई पानी का घनत्व, ये लगा लीजिए डायरेक्ट, इससे डायरेक्ट निकल जाएगा। तो हवा में भार कितना है, 40 है, पानी में कितना है, 30 है, 30 ग्राम है, डिवाइडेड बाई घनत्व कितना है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना आ जाएगा, 10 ग्राम बटे 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो कितना आएगा, 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 10 ग्राम क्यूब, ये 10 सेंटीमीटर क्यूब क्या निकल के आ जाएगा, सॉरी 10 सेंटीमीटर क्यूब क्या निकल के आ जाएगा, घनत्व हमारा, आयतन हमारा निकल के आ जाएगा। आप तो ये एक तरीका निपटा सकते हैं, या फिर आप दूसरा तरीका, सबसे पहले उत्प्लावन बल निकालिए। उत्प्लावन बल क्या होता है, एफ बी बराबर वास्तविक भार माइनस आभासी भार। तो वास्तविक भार कितना था, 40, आभासी भार कितना था, 10, तो आभासी भार कितना था, 30, तो कितना आ गया हमारा उत्प्लावन बल, 10 आ गया। कितना निकल के आ गया, 10 ग्राम निकल के आ गया। अब आर्किमिडीज के नियम के अनुसार उत्प्लावन बल एफ बी बराबर क्या होता है, ये होता है घनत्व इंटू आयतन के, घनत्व इंटू आयतन के। उत्प्लावन बल कितना है, 10 है, घनत्व कितना है पानी का, 1 है, और आयतन हमको निकालना है। तो हमारा आयतन कितना निकल के आएगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आएगा कि नहीं आएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। अब दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सोने के आभूषण का हवा में भार 50 ग्राम, पानी में भार 40 ग्राम है। यदि सोने का आपेक्षिक घनत्व 19.33 है और इसमें मिलावट के लिए तांबा मिलाया गया है और तांबे का आपेक्षिक घनत्व कितना है, 8.9 है, तो इस आभूषण का कुल आयतन क्या होगा? अब आयतन ही पूछा है दोस्तों, तो हमने बताया ना क्या होगा, हवा में भार 50 ग्राम माइनस पानी में भार 40 ग्राम डिवाइडेड बाय पानी का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम होता है, क्योंकि ग्राम में दिया तो हम 1 ग्राम ले रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। तो आयतन कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा। इस तरीके से कर लीजिए आप, या फिर वो वाला, पहले आप उत्प्लावन बल निकालिए, वास्तविक भार माइनस आभासी भार, कितना निकल के आएगा, 4 ग्राम। फिर उत्प्लावन बल बराबर क्या होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, घनत्व इंटू आयतन के, उससे भी आप निकाल सकते हैं। अभी राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए वाला है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आदर्श सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान क्या होता है? दोस्तों एक आदर्श सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान जो होता है वो होता है μ0 इंटू एन इंटू आई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? बताइए, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी परिपथ में 5 सेकंड में 10 कूलम आवेश प्रभावित होता है, विद्युत धारा का मान क्या होगा? हमसे क्या पूछा है, विद्युत धारा पूछा है, हमको दिया गया है कूलम आवेश का मान दिया गया है और समय सेकंड दिया गया है।
तो हम जानते हैं आवेश Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी के। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा T अपॉन में Q के। Q अपॉन में T के क्या हो जाएगा, Q अपॉन में T के। आवेश कितना है, 10 है, और समय कितना है, 5 सेकंड है। तो धारा कितनी होगी, 2 एम्पियर निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 2 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र 0.5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लंबवत क्षेत्रफल सदिश के समांतर गुजरता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, ये हमसे पूछा है। बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है दोस्तों बी ए कॉस थीटा। क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। अब ये क्षेत्रफल सदिश के समांतर है, तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा, समांतर है तो 0 डिग्री होगा। थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये बी का मान कितना है, क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 2 टेस्ला है, 2, क्षेत्रफल कितना है 0.5, और कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 खुला, क्या हो जाएगा, 1 वेबर। 1 वेबर जो होगा इसका राइट आंसर होगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। साधारणतः किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों किसी वस्तु को यदि हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको आयतन जो है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रयोगशाला में प्राप्त किया गया न्यूनतम संभव ताप कितना होता है। बताइए प्रयोगशाला में प्राप्त किया गया न्यूनतम संभव ताप कितना होता है। तो प्रयोगशाला में प्राप्त किया गया न्यूनतम संभव ताप जो होता है वो होता है 10 की पावर -8 केल्विन। कितना, 10 की पावर -8 केल्विन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने किस तापमान पर समान पाठ्यांक दिखाते हैं। हमसे पूछा क्या है, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बारे में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या संबंध होता है, तो फ़ारेनहाइट में संबंध होता है F-32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू K-273 डिवाइडेड बाई 5। अब इसमें क्या बोला है, फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने समान है, तो F बराबर किसके है, K के है। तो K की जगह पे F रख लीजिए या F की जगह पे K रख लीजिए। तो मैं F की जगह पे क्या रख लेता हूँ, K। तो क्या हो जाएगा, ये K-32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू K-273 डिवाइडेड बाई 5। इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 5 के बराबर 5K माइनस 32 इंटू 5 कितना होता है, 32 इंटू 5 160, 160 बराबर 9K माइनस 273 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 तिया 27 की 7 हासिल का है 2, 9 7 ही 63, 63 और 2 65 की 5 हासिल का है 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 2457, 2457। तो दोस्तों 2457 हो गया, 2457 आया। अब क्या होगा, 5K, ये 9K वे 5K जाएगा उधर, 5K कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। तो 5K 9K में से 5K जाएगा तो कितना बचेगा, 4K बचेगा। और ये 2457 इधर आएगा तो माइनस का आएगा प्लस में, माइनस से आएगा किस में, प्लस में। तो प्लस में आएगा तो प्लस माइनस, तो 2457 में 160 जाएगा, कितना बचेगा, तो ये बचेगा 2297 करीब, 2297। तो 4 के बराबर कितना है, 2297। तो 1 के बराबर 4 पंचे 20, 4 7 28, 4 चौ 16, लगाए दशमलव, 4 दुनिया 4 पंचे 20। तो 574.25 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने जो है ये 574.25 डिग्री सेल्सियस पर समान पाठ्यांक दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक के, चलिए 574.25 डिग्री पर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सम आयतनिक प्रक्रम W बराबर 0 में एक गैस को 400 जूल उष्मा दी गई, गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, ये हमसे पूछा है। बताइए गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। तो हमको जो है दोस्तों उष्मा Q का मान कितना दिया गया है, 400 जूल दिया गया है, और हमसे क्या पूछा है, आंतरिक ऊर्जा के बारे में पूछा है। तो उष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या बोलता है, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम बोलता है कि उष्मा बराबर होता है डेल U प्लस W के, डेल U प्लस W के। यहाँ डेल U क्या है, ये है हमारी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि या परिवर्तन।
Q का मान कितना है दोस्तों, 400 है। डेल यू हमको निकालना है और W का मान कितना है, 0 है। तो डेल यू कितना आ जाएगा हमारा, डेल यू आएगा 400 जूल। तो जो परिवर्तन होगा आंतरिक ऊर्जा में वो कितना होगा, 400 जूल का होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक कार्नो इंजन की दक्षता 25% है। यदि स्रोत का ताप 400 केल्विन है तो सिंक का ताप T2 क्या होगा, ये हमसे पूछा है। दक्षता कितनी है दोस्तों, 25% है। स्रोत का ताप कितना है, 400 केल्विन है। और सिंक का ताप T2 को हमको क्या करना है, निकालना है। तो दोस्तों कार्नो इंजन की दक्षता का जो सूत्र होता है वो होता है दक्षता बराबर 1 माइनस T2 अपॉन में T1। T2 मतलब सिंक का ताप, T1 क्या है, स्रोत का ताप। दक्षता कितनी दी गई दोस्तों हमको, 25% दी गई है। 1 माइनस T2 हमको निकालना है और T1 कितना है हमारे पास में, 400 है। तो ये क्या हो जाएगा, 25/100 बराबर 400 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 400। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये हमारा कट जाएगा, 25 चौ 100। तो 100 बराबर क्या आ जाएगा, 100 बराबर आएगा 400 माइनस T2, 400 माइनस T2। तो T2 बराबर कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 300 केल्विन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक के, कोई दिक्कत, बताइए। अगला क्वेश्चन, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कोणीय संवेग का एसआई मात्रक होता है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यादृच्छिक त्रुटियों को कम करने के लिए क्या किया जाता है। तो बताइए यादृच्छिक त्रुटियों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं। तो यादृच्छिक त्रुटियों को कम करने के लिए कई प्रेक्षणों का क्या लिया जाता है, औसत निकाला जाता है। कई प्रेक्षणों का क्या निकाला जाता है, औसत निकाला जाता है। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है, बताइए पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होगा। तो हम जानते हैं पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बट्टे लंबाई के, बल बट्टे लंबाई के। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT-2 और लंबाई का क्या होता है, L ले लेंगे लंबाई की जगह पे। तो ये L से L कट जाएगा, तो ML की जगह क्या हो जाएगा, L0 और T-2, ML0 T-2। तो यही क्या होगा, या फिर MT-1 है ना, L0 नहीं है तो MT, ML0 T-2। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। गाय, खरगोश और हिरण किस प्रकार के उपभोक्ता है। दोस्तों गाय, खरगोश और हिरण जो है ना, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। कौन से उपभोक्ता, प्राथमिक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। दोस्तों मगरमच्छ प्रजनन परियोजना जो है ये प्रारंभ की गई थी कब, 1975 में। कब की गई थी, 1975 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह प्रजाति जो किसी समुदाय के पारिस्थितिक तंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करती है क्या कहलाती है। तो वह प्रजाति जो किसी समुदाय के पारिस्थितिक तंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करती है ये कहलाती है की स्टोन प्रजाति। कौन सी प्रजाति कहलाती है, की स्टोन प्रजाति कहलाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, बताइए सुंदरी वृक्ष जो है ये किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। तो दोस्तों सुंदरी वृक्ष जो है ये मैंग्रोव वनों में पाया जाता है। कहाँ पे, मैंग्रोव वनों में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारोत्तोलन मशीन में मशीन का इनपुट कैसे मापा जाता है, बताइए भारोत्तोलन मशीन में मशीन का इनपुट कैसे मापते हैं हम। तो भारोत्तोलन मशीन में मशीन का इनपुट जो है प्रयास इंटू प्रयास दूरी के माध्यम से मापा जाता है। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्पिल और सर्पिल पहिया में यदि पहिया पर दांतों की संख्या टी है और यह एकल चूड़ी है तो VR मतलब वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, जहां डी व्यास है और R त्रिज्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, DT/2R मतलब व्यास इंटू दांतों की संख्या डिवाइडेड बाई 2 इंटू त्रिज्या। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक मशीन में भार 2 मीटर उठता है जबकि प्रयास 10 मीटर की दूरी तय करता है। तो इस मशीन का वेग अनुपात क्या होगा। तो वेग अनुपात क्या होता है दोस्तों, वेग अनुपात होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म, भार द्वारा चली गई दूरी। तो एफर्ट आर्म कितनी है, 10 है, और भार लोड आर्म कितनी है, 2 है। तो वेलोसिटी रेशियो का मान कितना आएगा, 5 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक 4 मीटर लंबा एक समान बीम जिसका वजन कितना दिया गया है, 150 न्यूटन दिया गया है, 2 सिरों पर समर्पित है।
मतलब समर्थित है। 200 न्यूटन का एक भार बाएं सिरे से 1 मीटर दूरी पर रखा गया है, दाएं सिरे पर प्रतिक्रिया बल कितना होगा ये हमसे पूछा है। दोस्तों एक 4 मीटर लंबा बीम है, एक कितना मीटर लंबा बीम है, 4 मीटर लंबा बीम है, ठीक है। ये एक हमारा क्या है, बीम है। इसकी लंबाई कितनी है टोटल, यहां से लेके यहां तक के 4 मीटर है, जिसका वजन 150 न्यूटन है। 150 न्यूटन मतलब कि ये बीचों बीच होगा। क्या होगा, 150 न्यूटन जो होगा वो कहाँ पे होगा, बीचों बीच में होगा, तो ये 150 न्यूटन होगा। मतलब यहां से यहां तक 2 मीटर होगा और यहां से यहां तक भी 2 मीटर होगा। 200 न्यूटन का एक भार बाएं सिरे से 1 मीटर, मतलब यहां से बाएं सिरे से 1 मीटर की दूरी पर यहां पे जो है 200 न्यूटन का भार रखा गया है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 1 है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है, क्योंकि पूरी 2 थी, तो ये 1 है, तो ये भी 1 होगी। तो बोला है प्रतिक्रिया बल कितना होगा दाएं सिरे पर, मतलब यहां पे जो प्रतिक्रिया बल होगा वो कितना होगा हमसे पूछा है। तो क्या हो जाएगा, ये 200 न्यूटन का बल जो है ये 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, प्लस 150 न्यूटन का बल कितनी दूरी पे रखा गया है, 2 मीटर की, यहां से लेके यहां तक कितना है, 2 है, बराबर यहां पे प्रतिक्रिया बल और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 4 है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 इंटू हो जाएगा आर बी कर लेते हैं अपन, इसको मान लेते हैं बी, प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन बल, रिएक्शन फोर्स। तो ये कितना हो जाएगा, 200 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 500, 500 बराबर 4 इंटू आर बी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 500/4, 500/4 को जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, बच गया कितना, 1, 4 दूनी 8, 4 अपन 20। तो आर बी जो मान निकल के आएगा हमारा दाएं सिरे से प्रतिक्रिया बल जो आएगा वो कितना निकल के आएगा, 125 न्यूटन। कितना, 125 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक के, चलिए आगे बढ़ते हैं। झुके हुए तल का उपयोग करके 1000 न्यूटन के ड्रम को 2 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाने के लिए 5 मीटर लंबे रैंप का उपयोग किया जाता है। यदि 500 न्यूटन का प्रयास लगता है तो दक्षता क्या होगी, ये हमसे पूछा है। लोड कितना है दोस्तों, लोड हमको दिया गया है 1000 न्यूटन। कितना दिया गया है, 1000 न्यूटन। एफर्ट हम कितना लगा रहे हैं, एफर्ट हमको लगाना है 500 न्यूटन का। लोड आर्म की बात करें, लोड आर्म कितनी दी गई है हमको, लोड आर्म हमको दी गई है 2 मीटर, 2 मीटर ही तो है लोड आर्म। लोड आर्म कितनी है, 2 मीटर है। एफर्ट आर्म की बात करें तो एफर्ट आर्म कितनी है, 500 मीटर लंबे रैंप का, तो एफर्ट आर्म कितनी है, 5 मीटर है। हमसे क्या पूछा है, दक्षता पूछा है। दक्षता क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। अब ये दोनों हमको नहीं दिए गए, लेकिन हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, लोड बटे एफर्ट के। तो लोड कितना है, 1000 है, एफर्ट कितना है, एफर्ट 500 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा, 2 आ जाएगा। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे लोड द्वारा चली गई दूरी। प्रयास द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 5 मीटर है, लोड द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 2 है, तो हमारा जो वेलोसिटी रेशियो का मान आएगा कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। तो मान रख लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 2 है, वेलोसिटी रेशियो का मान कितना है, 2.5 है, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, दक्षता, तो दक्षता इंटू 100 कर देते हैं अपन इसको। तो 25 चौ 100, 20 चौ 80, तो हमारी जो क्या आएगा दक्षता आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 80% निकल के आएगी। कितनी, 80%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक के, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। HTML का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए HTML का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाइनरी प्रणाली में कौन से अंक उपयोग किए जाते हैं, बताइए बाइनरी प्रणाली में कौन से अंक का उपयोग करते हैं हम, तो बाइनरी प्रणाली में 0 और 1 अंक का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। टाइपराइटर और कंप्यूटर कीबोर्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, बताइए टाइपराइटर और कंप्यूटर कीबोर्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों टाइपराइटर और कंप्यूटर कीबोर्ड का आविष्कार जो है ये क्रिस्टोफर लैथम सोल्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह परीक्षण जो यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि उपयोगकर्ता मानव है या कंप्यूटर मशीन, तो कौन सा परीक्षण है, तो वह परीक्षण जो यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि उपयोगकर्ता मानव है या कंप्यूटर मशीन है, वह है हमारा कैप्चा। किसका उपयोग करते हैं, कैप्चा परीक्षण का।
तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया ना यहाँ तक के? तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहां पे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।